बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद जो है उसके मामले में हर लम्हा नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इतनी तेज़ी के साथ हो रही हैं कि आप हर गुजरते लम्हे के साथ जो है वो आप अपना अंदाज़ा बदल सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है, अपोजिशन क्या हिकमत अमली बना रही है। एक तरफ खबर आती है कि या कहीं आपके सोर्सेज बताते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला हो चुका है, और दूसरी तरफ फौरी तौर पर खबर आ जाती है, कहीं और से आ जाती है, किसी और सोर्स पे आ जाती है, किसी और चैनल पर आ जाती है, और वो ये होती है कि जो उस्मान बुज़दार को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कहीं कहा जाता है कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो वज़ीर आला की तब्दीली पे नए नाम पर गौर करेगी और जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप से बातचीत करेगी, चौधरियों से मुलाकात करेगी, और फिर ये खबर आ जाती है कि नहीं, उस्मान बुज़दार के पर का किला मजबूत है। तो ये इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही है कि हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि हुकूमत, ज़ाहिर है अपोजिशन अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है और हुकूमत अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है, तो हुकूमत ने एक 5 रुकनी हिकमत अमली तैयार की है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी गई है कि आप तकनीकी तौर पर तहरीक अदम एतमाद को यूँ नाकाम बना सकते हैं, तो उसमें 5 पॉइंट्स वज़ीर आज़म के गोश गुजार किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके ये सामने रखता हूँ, फिर आगे चल के ज़रा देखते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन की तवक्कुआत के बरखिलाफ कौन सा कदम उठाया जिससे वो अचानक उनमें एक हलचल सी पैदा हो गई है। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ बड़े काबिल अफसोस है, क्योंकि वो शहीदों की या लाशों की सियासत जो है वो कर रहे हैं। तो इस पर भी बात करते हैं, और साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो है वो फिर मज़ाही हरकतों पर उतर आए हैं। तो इन चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा देख लीजिए कि तकनीकी तौर पर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है, या वज़ीर आज़म को तकनीकी तौर पर उनकी कानूनी टीम ने क्या तजवीज़ किया है। वो 5 पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक स्पीकर को ख़त लिखा जाए, ये तजवीज़ दी गई है, और उसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के वाले जो अरकान हैं उनके हवाले से कार्रवाई करने का कहा जाए। अच्छा, अब ये बड़ी एक तकनीकी सी बात है कि वो लोग जो हुकूमती जमात से हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि 63 आइन का जो आर्टिकल 63A की शिक बी है, वो ये कहती है कि हर वो शख्स जो हुकूमत के, हर वो रुकन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वोट जाएगा, यानी अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब हुकूमत के जहन में एक नुकता यह है कि उसको एक्सपोज कर दिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाए। अब उसके लिए एक हिकमत अमली हुकूमत ने यह बनाई है कि अपोजिशन की कोर्ट में बॉल फेंक दिया जाए, अपोजिशन अपने 172 बंदे पूरे करके दिखाए और हुकूमत के लोग ना जाएं। अब अपोजिशन के वोट डालने के लिए जो 172 बंदे जाएं वहां पर, वो पहले एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई को वोट डालने तो वो नहीं आए, पीटीआई ने तो अब्सटेन कर लिया। तो पीटीआई और उनके इत्तेहादी अगर नहीं जाते और उनकी जमात के कुछ लोग चले जाते हैं उस दिन इजलास में, तो पता चल जाएगा कि यही वो लोग हैं जिनको खरीद लिया गया है, यानी वोट डालने से पहले ही वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस तरह की हिकमत अमली तजवीज़ की गई है कि वज़ीर आज़म खत लिखें स्पीकर को कि इन लोगों को एक्सपोज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब जब ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, तो दूसरा वज़ीर आज़म से कहा गया है कि वो ख़त लिखें स्पीकर को कि वो ऐसे अरकान जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, उनको वोट ना डालने दें। क्यों, किस तरह ना डालने दें? वो इस तरह ना डालने दें कि उनसे कहा जाए कि जी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि आइन ये कहता है कि आप वज़ीर आज़म के चुनाव, तहरीक अदम एतमाद का मामला, फाइनेंस बिल और इन मामलात पर आप अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी पॉलिसी के साथ जाएंगे। और अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको आइन के खिलाफ वर्जी ना करने दी जाए, यानी उसको वोट ना डालने दिया जाए और कहा जाए कि आप वोट कास्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो हुकूमती जमात के साथ है और आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। तीसरा यह है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गिनती में शुमार ना किया जाए। कहा जाए चूंकि आप आइनी तौर पर वोट ही कास्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको हम गिनती में शामिल ही नहीं करेंगे और आपका वोट काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप तो वोट दे ही नहीं सकते। आप वोट तो दिया जा सकता है हुकूमती जमात के अरकान हुकूमत को, यानी अपने ही बंदे को वोट दे सकते हैं, अपोजिशन को वोट नहीं कर सकते। तो चूंकि आप ये नहीं कर सकते तो आपको वोट डालने की इजाज़त ही ना दी जाए। चौथा जो पॉइंट ज़ेर गौर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को जैसे ये लोग एक्सपोज हो जाएं कि ये अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया जाए कि इनको नाअहल करार दे दिया जाए। अब ये सब तजावीज़ हैं और ये बात की बात है कि इस पर कितनी हुकूमत कामयाब होती है। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन कहती है जी अभी तो उन्होंने वोट नहीं दिया, आप किस बुनियाद पर उनको नाअहल कर रहे हैं।
पार्लियामेंट तो वो वैसे भी आ सकते हैं, तो वोट तो नहीं डाला, जब वोट ही नहीं डाला तो क्यों? तो ये सब बात की बातें हैं जब चीज़ें जो है वो जाएंगी अदालत के मामलात में। और आखिरी नुकता ये कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़त को बुनियाद बनाकर स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद नाकाम करार देने की रूलिंग दे दें, यानी वो ये कहें कि हुकूमती लोग वोट नहीं डाल सकते, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और ये वो रूलिंग जारी कर दें। अब जाहिर है अगर इस तरह होगा तो उसके बाद वो चैलेंज करेंगे इस सारे मामले को अदालत के अंदर लेकर जाएंगे, और जब अदालत के अंदर लेकर जाएंगे तो फिर जाहिर है ये चीज़ें डिले हो जाएंगी। तो ये एक तकनीकी बुनियादों पर जो दरख्वास्त है उसको रद्द करने की जो हिकमत अमली तैयार की गई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप देखिए दो तीन चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी आ जाए ज़रा। एक तो हुकूमत ने अपोजिशन को गैर मुतवक्के तौर पर, क्योंकि बहुत दिन से हम ये सुन रहे थे, शेख रशीद भी कह रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे कि अगर जी रिक्वेजिशन आती है तो 14 दिन 15 दिन तो ये गए, फिर अगर तहरीक अदम एतमाद उसके बाद जमा कराई जाती है तो 7 दिन तो वो गए, तो ये 3 हफ्ते ही मार्च के आखिर की गेम है। अब पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने OIC से कहा कि जनाब ये 23 मार्च को जो है वो हम आप इसमें ना आए, इस OIC के इजलास में इसको मुलतवी कर दें, नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ करें। तो अब चूंकि ये तारीखें तकरीबन वही बन जाती हैं जब OIC का इजलास है, और अगर ऐसे मौके पर कुछ उल्टा सीधा होता है हुकूमत के ख़िलाफ़ या हक में या जो भी सिचुएशन होती है वो पाकिस्तान के लिए हजीमत का बायस बन सकती है। इसलिए हुकूमत ने बहुत समझदाराना और दलेराना फ़ैसला किया है, और वो ये है, ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत को तजवीज़ दी गई है, स्पीकर को तजवीज़ दी गई है कि जी आप ये 14 तारीख को बुला लें इजलास, 14 मार्च को इजलास बुला लें और 2-3 दिन बहस करा के 17 या 18 तारीख को इस पर आप जो है वो वोटिंग करा लें। अब वोटिंग करा लें, पता चल जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है या तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। और अगर कामयाब हो जाती है OIC का इजलास यानी मुतासर ना हो, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर OIC का इजलास उसी तरह से शेड्यूल हो और उसमें कोई बदमज़गी ना हो, और अगर कामयाब हो जाती है तो फिर जाहिर है उसके मुताबिक जी मामला जो 4-5 दिन होंगे उसको मैनेज कर लिया जाए। तो ये एक हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के हवाले से गैर मुतवक्के तौर पर, यानी वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, वो सोच नहीं रहे थे कि ऐसा होगा, और हुकूमत जो है वो ऐसा करने जा रही है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। एक चीज़ जो मैं बड़े तशवीश की नज़र से देखता हूँ, जो बिलावल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहा था तकरीर में कि सबसे पहले मैं आसिफ ज़रदारी को बंदूक की नोक पर रखूँगा। अच्छा, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म को मोहतात होना चाहिए था, इसमें तो कोई दूसरा नहीं। अगर वो मोहतात होते और ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते या उनकी ज़बान से ना निकलता या निकल गया था तो वो कह देते सियासी बंदूक की नोक पर रखूँगा, जैसे कि शेख रशीद कह देते हैं और फिर वो कहते हैं सियासी तौर पर वजाहत कर देते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से अगर निकल गया था तो वो कह देते हैं कि जिस सियासी बंदूक की नोक पर रखूँगा, तो शायद ये उनका जुमला ना पकड़ा जाता। लेकिन जाहिर है कोई भी ज़ही शऊर आदमी ये समझता है कि हरगिज़ उनका ये मतलब नहीं था कि वो उनको कत्ल की धमकी दे रहे होंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे होंगे। जाहिर है वो सियासी तौर पर बात कर रहे थे, लेकिन उसको बिलावल साहब ने मजलूमियत का एक लिबादा ओढ़कर अपने शहीदों का जिक्र करके या लाशों का तस्करा करके उन्होंने इसको कैश कराया। और चले बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार भुट्टो का तो जिक्र किया, साथ में मुर्तज़ा भुट्टो का भी जिक्र किया। हालांकि मुर्तज़ा भुट्टो की जो फैमिली है वो उनके कत्ल का इल्ज़ाम आसिफ ज़रदारी पर लगाते हैं, और इसके बावजूद वो आज तक इस बात पर कायम है कि मेरे जो वालिद हैं, उनकी बेटी कहती हैं, उनकी बीवी कहती है मेरे जो शौहर हैं उनको आसिफ ज़रदारी ने कत्ल कराया। और देखिए पुलिस ने दिन दहाड़े उनको गोलियां मारी, और हुकूमत उस वक्त बेनज़ीर की थी, अपनी हुकूमत में अपनी ही पुलिस ने गोलियां मार दी और उसका कोई आज तक नतीजा नहीं निकला। तो कह रहे हैं कि जी मुर्तज़ा भुट्टो को भी जो है वो शहीद किया गया, और शाहनवाज भुट्टो के बारे में तो वो एक अपार्टमेंट में जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या हुआ उनके साथ, हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल उनको भी उस कैटेगरी में शामिल कर दिया, और बड़े उन्होंने एक पक्का सा मुंह बना के कहा कि अब नहीं, अब और नहीं, जितने लोग पहले मार दिए गए, अब मजीद नहीं, हम बंदूक की नोक जो है, और फिर वो उसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं, शायद कानूनी चाराजोई का भी इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो फैक्ट्स को, बिलावल भुट्टो को फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें यह नहीं करना चाहिए कि वो एक स्लिप ऑफ टंग को इस अंदाज में लें और कहें कि जी मुझे कत्ल की धमकियां दे दी गई हैं। और मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म को भी वजाहत कर देनी चाहिए कि ज़ाहिर इससे मुराद सियासी तौर पर है, वो किसी की जान लेने का ना सोच सकते हैं, जाहिर है ना वो इस तरह की बात कर सकते हैं, और वो सियासी बंदूक की बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये उनको वजाहत कर देनी चाहिए, और खैर जिनको समझना है उनको वजाहत के बगैर भी समझ जाना चाहिए था, और जो नहीं समझना चाहते वो वजाहत के साथ भी नहीं समझेंगे। लेकिन बहरहाल बिलावल ने एक लाशों की सियासत करके आज
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरा ख्याल में वो काबिल अफसोस है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, एक याद होगा आपको, जब वो उस वक्त उन्होंने जब इस्लामाबाद में मार्च करना था, धरना देना था, तो उस वक्त भी उन्होंने अपना वो जत्था जो है उसको मुतहरिक कर लिया था एक लिबास पहना के, और वो डंडा परेड कर रहे थे। और जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को परेड का मुआयना कराया जाता है, इस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को मुआयना करा रहे थे। तो आज ये हुआ है कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में हिफाजत के लिए उस दस्ते को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया और वो वहाँ पर खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है इस सारे ऑप्टिक्स जो हैं वो जाहिरियत की तरफ लेकर जाते हैं और वो इजहार करते हैं कि जी ये जाहिरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। ये बड़ा नाखुशगवार है, ना काबिल कबूल है। और अब वो वजाहत दे रहे हैं कि नहीं जी हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है। भाई अचानक सिक्योरिटी का कौन सा खतरा पैदा हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को? कौन से इदारे ने उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया कि मौलाना को खतरा पैदा हो गया? तो ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। कानूनी जंग है, तरीक़ा अदम एतमाद है, आइनी और कानूनी तौर पर लड़ी जानी है, आइनी और कानूनी तौर पर ही रहना चाहिए, बाकी चीज़ों को गदला नहीं करना चाहिए। तो ये जी आज की सूरत हाल है। मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रा, चूँकि एक तरफ तो ये महाज तो चल ही रहा है, मुझे लगता है कि जितने व्यूअर्स हैं उनको बड़ा, उनके ज़ाहिर सारी दिलचस्पी तरीक़े अदम एतमाद पर है, और शायद जो शहबाज शरीफ का जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो अदालत में केस चल रहा है, आपकी तवज्जो से हट रही है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो से हटने नहीं दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज जब वो कोर्ट में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब और कोई 2 घंटे तक, पौने 2 घंटे तक कोर्ट में खड़े रहे, और वहाँ पर आज़म तारड़ साहब जो हैं वो वही डीलिंग टैक्टिक्स मुसलसल चल रहे हैं, और FIA की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है रोज़ाना की बुनियाद पर। हेयरिंग की क्यों मुस्तरद हुई, किस बुनियाद पर हुई, अमजद परवेज़ ने क्या आर्गूमेंट दिए, आज़म तारड़ नहीं आए उससे क्या हुआ, 25 तारीख क्यों मिल गई? तो ये मैं ज़रा आज की कार्रवाई और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कैसे शहबाज शरीफ थपकी देते रहे उनको, अमजद परवेज़ को, और जज जो हैं वो किस बात पर गुस्से में आ गए आज़म तारड़ साहब की गैर मौजूदगी का सुन के। तो ये मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। छोटा सा एक जो है वो फ़िलहाल एक ब्रेक ले रहा हूँ 2-4 घंटे के लिए। तो अगली वीडियो में आप ये सब चीज़ें जान पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।